अस्सलामुअलैकुम। दिन की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अब्दुल रहमान हूँ। आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी के वोट के अधिकार अभियान और राहुल गांधी को रोकने की साजिश पर। जानेंगे चुनाव आयोग ने महात्मा गांधी के आरोपों पर क्या कहा, कैसे महात्मा गांधी ने एनडीए को खत्म करने की बात कही, देखेंगे ईडी किस तरह मुश्किलों में फंसी और अंत में बात करेंगे जेलेंस्की और ट्रंप के दबाव की। लेकिन दिन की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में 3 जगह बादल फटा, कई घर जलमग्न हो गए, 7 लोगों की मौत, कई घायल। अंतरिक्ष यात्री शिवांशु शुक्ला भारत लौटे। मंत्री जितेंद्र सिंह ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा, हम महीनों से इंतजार कर रहे थे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान। कहा, 1978 में बसंत दादा सरकार गिरा दी गई थी, फिर भी 10 साल बाद मेरा नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा, जम्मू को आजादी मिलेगी, सबका समय बचेगा। ये थी सुर्खियां। अब बात करते हैं दिन की बड़ी खबरों की। बिहार चुनाव से पहले महात्मा गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि एनडीए को उखाड़ फेंका जाएगा। इस बार वोट चोरी नहीं होंगे। महात्मा गांधी ने वोट के अधिकार के लिए अभियान शुरू किया है और इस दौरान एक बार फिर चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर हमला बोला। वोट के अधिकार अभियान में मल्लिकार्जुन खड़गे और लालू यादव राहुल और तेजस्वी यादव के साथ नजर आए। अभियान की शुरुआत से ही यह साफ हो गया है कि विपक्ष मोदी सरकार से डरने वाला नहीं है और चुनाव आयोग को वोट चोरी नहीं करने देगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, यह संविधान बचाने की लड़ाई है। पूरे देश में बीजेपी और आरएसएस संविधान को नष्ट करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां भी चुनाव होता है वे जीत जाते हैं। महाराष्ट्र में ओपिनियन पोल कह रहे थे कि महात्मा गांधी चुनाव जीतेंगे। लोकसभा में महात्मा गांधी जीतते हैं, लेकिन 4 महीने बाद उसी इलाके में हम हार जाते हैं। जब पता लगाया तो सामने आया कि 1 करोड़ नए वोटर पैदा हो गए। बिहार की जनता वोट चोरी नहीं होने देगी, क्योंकि गरीब और कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट का अधिकार है। सबको पता है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है। हम चुनाव आयोग को ऐसा करने नहीं देंगे। जब राहुल ने वोट चोरी की बात की तो तेजस्वी यादव ने कहा, आपका वोट चोरी नहीं हो रहा, लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा, बिहार लोकतंत्र की जन्मभूमि है। तेजस्वी और राहुल की जोड़ी यहां से वोट के अधिकार को खत्म नहीं होने देगी। आज वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं, कल पेंशन और राशन कार्ड से नाम काटे जाएंगे। मोदी सरकार बिहार की जनता का अपमान करना चाहती है। उन्हें नहीं पता कि यह बिहार है। यहां लोग खाने के साथ साथ काट भी देते हैं। लालू यादव भी रैली में शामिल हुए और उन्होंने भी बीजेपी पर हमला बोला। लालू ने कहा, चोरों को हटाओ, बीजेपी को भगाओ, हमारी पार्टी को जिताओ। किसी भी कीमत पर बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सब मिलकर बीजेपी का सफाया करेंगे। रैली की शुरुआत से ही यह साफ हो गया कि महागठबंधन का रुख बेहद आक्रामक है और महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में नहीं होने दिया जाएगा। महागठबंधन ने वोट के अधिकार की बात की। बीजेपी सरकार राहुल गांधी को रोकने की कोशिश कर रही है। राहुल ने मोदी सरकार को चुनौती दी, लेकिन राहुल गांधी के लिए सासाराम पहुंचना आसान नहीं था। उन्हें रोकने की कोशिशें की गईं। बीजेपी राहुल गांधी से डरी हुई है, इसलिए राहुल जो भी बोलते हैं बीजेपी के सारे नेता उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और अब राहुल गांधी की गतिविधियों को रोकने की कोशिशें हो रही हैं। राहुल गांधी बिहार के दौरे पर हैं। यात्रा सासाराम से शुरू हुई, लेकिन इस यात्रा से पहले विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी सासाराम नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए राज्य की भारतीय सरकार ने पूरी कोशिश की। सासाराम जिला प्रशासन द्वारा राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उतरने की दी गई अनुमति अचानक रद्द कर दी गई। लेकिन कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार के सामने घुटने नहीं टेके। रातों रात नया हेलीपैड बनाया गया। इस हेलीपैड का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तैर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक की लाइट से रोशनी करनी पड़ी। इस वजह से भारतीय सरकार अब कटघरे में है। कहा गया कि रोशनी बिहार के हर हिस्से तक नहीं पहुंच सकी। अब कांग्रेस का आरोप है कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को पहले बिहार पुलिस लाइन के हेलीपैड पर उतरना था, जिसकी प्रशासन ने दी थी। लेकिन यात्रा से 24 घंटे पहले यह अनुमति वापस ले ली गई, जिसकी वजह से प्रशासन की हालत खराब हो गई। मोदी सरकार राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है, इसीलिए चुनाव आयोग को आगे किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन वे अधिकतर मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने विपक्ष को धमकी भी दी। भारत गठबंधन ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को चुनाव आयोग पर बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया था, जिसके बाद पूरा विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। इसी कारण चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ा। नतीजा यह हुआ कि आयोग को सफाई देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी।
लेकिन उम्मीद के मुताबिक उसमें कुछ नहीं हुआ, बल्कि आयोग पत्रकारों के सवालों से बचता दिखा। जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव के बारे में सवाल पूछा कि उन्होंने फर्जी वोटरों के मामले में चुनाव आयोग में शिकायत दी थी, 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेडी ने भी ओडिशा में शिकायत की थी, तो चुनाव आयोग ने उस पर क्या फैसला किया? इस सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार चुप हो गए। वे दूसरे सवालों के जवाब देने लगे। राहुल गांधी ने अपने आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन पुराने मामलों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। इतना ही नहीं, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट का विरोध भी गलत बताया गया। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार विपक्ष के आरोपों को झूठा करार दिया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, हमारे लिए न विपक्ष है न सत्ता पक्ष, सभी राजनीतिक दल समान हैं। अगर समय रहते गलती सुधारने का अनुरोध न हो और फिर जनता को वोट चोरी जैसे गलत शब्दों से गुमराह किया जाए तो यह लोकतंत्र का अपमान है। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि वोट चोरी के आरोपों पर सबूत दो या देश से माफी मांगो। कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस यह दिखाती है कि वह विपक्ष की बातों से घबराया हुआ है और पत्रकारों के सवालों से बचने का तरीका अपनाने पर और भी उलझन में नजर आया। ज्ञानेश कुमार राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने आए थे, लेकिन सवालों में ऐसे उलझे कि खुद ही सवाल पूछने लगे। उन्होंने अधिकतर सवालों का जवाब नहीं दिया। तो सवाल यह है कि क्या एनडीए सरकार बिहार में टिक पाएगी? क्योंकि चुनाव से पहले एनडीए कमजोर होती दिख रही है और अब जेडीयू के प्रमुख नेता महागठबंधन में शामिल हो गए हैं। आइए रिपोर्ट देखते हैं। बिहार चुनाव को लेकर राज्य में हलचल मची हुई है। विपक्ष की सासाराम यात्रा का असर बिहार में पहली बार देखने को मिला है। चुनाव से पहले ही विपक्ष ने जेडीयू को बड़ा झटका दे दिया है। विकसित मानववादी पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के कई नेताओं को तोड़ लिया है। जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और निषाद संघर्ष मोर्चा के संरक्षक रंजीत सैनी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ वीआईपी में शामिल हो गए। इस खबर से राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है। जेडीयू के साथ पूरे एनडीए की चिंता बढ़ गई है। एक तरफ विपक्ष की वोट अधिकार रैली चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ रंजीत सैनी अपने समर्थकों के साथ वीआईपी पार्टी में शामिल हो रहे थे। पार्टी कार्यक्रम में मुकेश सैनी ने रंजीत सैनी का स्वागत किया और उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर मुकेश सैनी ने दावा किया कि उनकी पार्टी का मकसद समाज में बदलाव लाना है और अगर महागठबंधन जीतता है तो बिहार में एक नया अध्याय शुरू होगा। इस घटना ने राज्य में राजनीतिक उथल-पुथल मचा दी है। माना जा रहा है कि राज्य में विपक्ष की लहर चल रही है। इसी वजह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैली ने और तनाव बढ़ा दिया है। सैनी ने महागठबंधन को मजबूत किया है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक यह तो बस शुरुआत है। आने वाले समय में जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी और चुनाव नजदीक आएंगे, कई और एनडीए नेता महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं, जिससे एनडीए की मुश्किलें और बढ़ेंगी। बिहार में एनडीए कई समस्याओं का सामना कर रहा है। जैसे जैसे महागठबंधन मजबूत हो रहा है, ईडी की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। तमिलनाडु में ईडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गई थी, लेकिन खुद ही फंस गई और उसके खिलाफ केस दर्ज हो गया। चाहे पश्चिम बंगाल हो, केरल हो या कोई और राज्य, जहां गैर एनडीए पार्टियों की सरकारें हैं, वहां केंद्रीय जांच एजेंसियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबरें लगातार आती रहती हैं। खासकर जिन राज्यों में चुनाव नजदीक होते हैं, वहां यह गतिविधि और बढ़ जाती है। लेकिन अब यह गतिविधि केंद्रीय जांच एजेंसियों पर भारी पड़ती दिख रही है। तमिलनाडु सरकार और ईडी आमने सामने आ गए हैं। हाल ही में चेन्नई पुलिस ने विधायक छात्रावास में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह मामला गांव विकास मंत्री पेरियासामी और उनके बेटे आईपी सेंथिल कुमार के मनी लॉन्ड्रिंग केस पर ईडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा है। डीएमके ने साफ कहा है कि वे ईडी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरने वाले नहीं हैं। डीएमके का सीधा आरोप है कि बीजेपी विपक्षी दलों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। उसका दावा है कि चुनावी गड़बड़ी में पकड़े जाने के बाद जनता को गुमराह करने के लिए बीजेपी ईडी का इस्तेमाल कर रही है। पेरियासामी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है। इससे साफ है कि केंद्रीय एजेंसियों और विपक्ष के बीच टकराव रुकने वाला नहीं है। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि ईडी सिर्फ गैर एनडीए पार्टियों को ही निशाना बना रही है, जिससे खुद वह भी मुश्किल में फंस रही है। ईडी के साथ साथ राज्यपालों पर भी सवाल उठ रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्यपाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्यपाल RN रवि विपक्षी राजनीति से भी घटिया राजनीति कर रहे हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार ने इन आरोपों से इनकार किया है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्यपाल जानबूझकर द्रमुक सरकार के खिलाफ झूठा प्रचार फैला रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्यपाल RN
रवि लगातार द्रमुक सरकार और उनकी नीतियों के खिलाफ झूठा प्रचार फैला रहे हैं। वे द्रविड़ मॉडल का अपमान कर रहे हैं। वे कानूनों को नहीं मान रहे हैं। वे तमिल अस्मिता का अपमान कर रहे हैं और तमिलनाडु के छात्रों की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु देश का सबसे बड़ा राज्य है। यह केवल हमारा मुद्दा नहीं है, केंद्र सरकार खुद इसकी पुष्टि कर रही है। सोशल मीडिया पर तमिलनाडु कई राज्यों की बीजेपी सरकार से बेहतर दिख रहा है। द्रविड़ मॉडल की सरकार देश को सही दिशा दिखा रही है। यही कारण है कि राज्यपाल इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और वे मंचों पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अगली सरकार भी द्रविड़ मॉडल की ही होगी। द्रविड़ मॉडल 2 0 फिर से आएगा और राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। राज्यपाल RN रवि ने हाल ही में कहा था कि उन्हें महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं और नशे की बढ़ती समस्या की चिंता है, जिस पर अब स्टालिन ने पलटवार किया है और बुलेटिन के अंत में बात रूस यूक्रेन युद्ध की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि यह युद्ध जल्द खत्म होने वाला है। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति को अमेरिका बुलाया है। उन्हें एक प्रस्ताव दिया गया है। यह भी कहा गया कि रूस शक्तिशाली है और यूक्रेन को यह प्रस्ताव मानना होगा। तो आखिर ट्रंप की योजना क्या है? देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस बैठक में कहा गया कि दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी है और अब ट्रंप पुतिन से एक और बैठक करने को तैयार है। इसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी शामिल किया जा सकता है। ट्रंप ने जेलेंस्की को इस बैठक से पहले अमेरिका बुलाया है। 18 अगस्त को ट्रंप जेलेंस्की से बातचीत करेंगे। इसके अलावा ट्रंप यूरोपीय संघ के नेताओं से भी बैठक करने जा रहे हैं। अगर सब ठीक रहा तो 22 अगस्त को त्रिपक्षीय सम्मेलन हो सकता है, जिसमें ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की शामिल होंगे। हालांकि रूस की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। रूसी मीडिया कह रहा है कि पुतिन से बैठक के बाद ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं के साथ शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा है, जिसमें यूक्रेन डोनेट्स्क का बाकी हिस्सा रूस को सौंप देगा। बदले में 2 तरह के प्रस्ताव होंगे। पहला, बाकी यूक्रेन में युद्ध विराम। दूसरा, यूक्रेन और यूरोप दोनों के लिए सुरक्षा गारंटी। ट्रंप ने यह प्रस्ताव जेलेंस्की के सामने रखा, लेकिन जेलेंस्की ने इसे मानने से इनकार कर दिया और साफ कहा कि वे डोनेट्स्क और पूरे क्षेत्र को रूस को नहीं सौंपेंगे। यूरोपीय संघ ने भी इस मामले में जेलेंस्की का समर्थन किया है। यूरोपीय संघ ने कहा है कि वह यूक्रेन का समर्थन जारी रखेगा। अब सवाल उठता है कि क्या ट्रंप की कोशिश नाकाम हो जाएगी? सभी की निगाहें 18 अगस्त को व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की बैठक पर टिकी हुई हैं। खबर यह भी है कि इस बैठक में यूरोपीय संघ के नेता भी शामिल होंगे। तो आज के इस गुलशन न्यूज में बस इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव और हमें थम्स अप दीजिए। अस्सलामुअलैकुम।